Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। SSC जेई, RRB जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE जेई एग्जाम्स के लिए हमने शुरू की आगाज सीरीज, जो कि आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने के लिए थी। और हमने QSC सब्जेक्ट स्टार्ट किया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के नाम से भी आप इसको जानते हैं। QSC जिसके हम 7 सेशन कर चुके हैं, आज 8वां लेक्चर मैं लेने जा रहा हूं। 70 सवाल लगभग हमने क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के कर लिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो TCS ने कहीं ना कहीं पूछे हैं और हमने एनालाइज करके इस सीरीज को बनाया और इसमें वो सी क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप लिखते जा रहे होगे, कॉपी उठाकर बैठ जाओ। अब तो ठंड का भी बहाना नहीं है कि बस लेटे हो, सिनेमा चल रहा है। नहीं, सिनेमा नहीं चल रहा है, आपको मेहनत करनी है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो मेहनत करनी ही करनी है। लिखते जाइए, अपने पास नोट्स बनाते जाना, जो जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 71। एन ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय अ पर्सन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30,000। मतलब कॉस्ट, ओल्ड बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट है? C इज इक्वल टू 30,000। 30,000 रुपए में उसने एक पुरानी बिल्डिंग को खरीदा। एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द लैंड, लैंड की एक कॉस्ट उसमें एक्सक्लूडेड थी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड एट 4% इंटरेस्ट। तो आपका कीवर्ड इस सवाल में क्या है? आपका कीवर्ड है सिंकिंग फंड। क्या है कीवर्ड? सिंकिंग फंड आपका कीवर्ड है, उससे रिलेटेड सवाल आया है। देखो, एट अ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 4% इंटरेस्ट है। ओके, assuming the failure life of the building as 20 years। तो failure life या लाइफ स्पान ऑफ अ बिल्डिंग कितना दिया है? 20 ईयर्स दिया हुआ है। एंड द स्क्रैप वैल्यू CS इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब C का 10%, तो 10/100 इंटू 30,000 दैट इज इक्वल्स टू 3,000 रुपया। और आपका 3,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सिंकिंग फंड, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। तो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड आपसे पूछ रहा है। सिंकिंग फंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू होता है इसका फॉर्मूला S इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1, वेयर I अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n इज सिंकिंग फंड फैक्टर। उसमें S का मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड आ जाएगा। सर S कैसे निकालोगे? S आएगा सर CS माइनस C माइनस CS से टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, वो आ जाएगा 27,000। तो 30,000 में जब 3,000 माइनस कर दोगे तो 27,000 आ जाएगा। अब इसको ऊपर पुट करो तो क्या, विच इज इक्वल्स टू 27,000 इंटू आई कितना है आपके पास? 0.04। 0.04 डिवाइडेड बाय 1.04 टू द पावर ऑफ n। देखो 1 प्लस 0.04 तो 1.04 टू द पावर ऑफ n। n कितना है आपके पास? 20 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड आ जाएगा, जो कि आएगा, सॉल्व करो, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, उठाओ कैलसी। कितना? 1.04 टू द पावर ऑफ 20 माइनस 1 which is 0.04 divided by answer, so into 27 is 27,000 which is equals to 906.70। कितना? 906.70 रुपीस। तो ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड आ गया। सो ऑप्शन नंबर 906 या 907 बोल दो, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन यही है। तो C हमारा आंसर। तो देखो, अगर पूछता सिंकिंग फंड फैक्टर, तो आप क्या लिख देते? I अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ये होता है सिंकिंग फंड फैक्टर। इसमें S का मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? विच मेथड ऑफ द एस्टिमेट इज अडॉप्टेड व्हेन एक्सटर्नल that is around the building wall is one thickness and the interior walls having different thickness। बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल वॉल है, एक्सटर्नल वॉल क्या, उसकी अलग थिकनेस है और इंटरनल वॉल है उसकी अलग थिकनेस है। तो जब आप क्वांटिटी निकालोगे तब आप कौन सी मेथड यूज करोगे लेंथ निकालने के लिए?
लेंथ निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज करोगे? तो वो बोल रहा है जब डिफरेंट ऐसी चीज हो कि इंटरनल वॉल अलग लेंथ की हो और एक्सटर्नल वॉल अलग लेंथ की हो, तो उस टाइम पर आपको पार्शियली सेंटर लाइन एंड पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड यूज करना चाहिए। पार्शियली सेंटर लाइन मेथड यूज होगी किसके लिए? पार्शियली, ऐसे नहीं, यहां लिख देता हूं ना, इतना क्यों, पार्शियली सेंटर लाइन मेथड यूज होगी किसके लिए? एक्सटर्नल वॉल के लिए, एक्सटर्नल वॉल के लिए। और क्रॉस वॉल, पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड होगी आपकी किसके लिए? इंटरनल वॉल के लिए। कब कब? जब दोनों की थिकनेस अलग अलग हो। ठीक है। अगर अगर सेम क्रॉस सेक्शन है तो क्रॉस वॉल मेथड यूज करो। कौन सा? अगर क्रॉस सेक्शन कैसा है? सेम थिकनेस है वॉल की हर जगह, सेम है अगर थिकनेस हर जगह वॉल की, तो आप क्या यूज करोगे? सेंटर लाइन मेथड यूज करोगे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एक मेथड है। लॉन्ग वॉल कैसे मेजर होती है ये मैंने आपको बता रखा है, आउट टू आउट मेजर होती है। अगर शॉर्ट वॉल लिखा होता, शॉर्ट वॉल आउट टू आउट का मतलब क्या? सेंटर लाइन लेंथ, सेंटर लाइन लेंथ में आप ऐड कर दोगे हाफ विड्थ इस साइड, हाफ विड्थ इस साइड, तो वो होता है आउट टू आउट। अगर लिखा होता शॉर्ट वॉल तो ये मेजर होती इन टू इन, इसमें क्या होता? आप सेंटर लाइन लेंथ में हाफ हाफ माइनस कर देते विड्थ जो थिकनेस है। ठीक है। पार्टली लॉन्ग वॉल, पार्टली शॉर्ट वॉल, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो पार्टली सेंटर लाइन एंड पार्टली क्रॉस वॉल मेथड आप यूज करोगे। क्लियर है? तो ये मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स पहले भी दे रखी हैं, इन सब मेथड्स को आपको पढ़ लेना है। सिमिलर क्रॉस सेक्शन या सेम क्रॉस सेक्शन होगा तो कौन सी यूज होगी? सेंटर लाइन। और डिफरेंट जब होगा तो कौन सी यूज होगी? आपकी पार्टली सेंटर लाइन जब एक्सटर्नल वॉल, और पार्टली क्रॉस वॉल कब? जब आपको इंटरनल वॉल की डिफरेंट थिकनेस दी हो। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट? आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका कीवर्ड है, फिर से आ गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट का सवाल। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन और बोल्डर, आपको क्वेरिंग मतलब क्या? हमें अब तराशना है किसके लिए? बोल्डर को या स्टोन को, उसके लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी? तो आपको मैंने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बता रखी हैं, पूरी टेबल्स आपके लिए दी थी, सब कुछ आपके पास है। इस सवाल का आंसर बनना चाहिए किस में करोगे आप? क्यूबिक मीटर में। स्टोन से रिलेटेड कोई भी चीज क्यूबिक मीटर में मेजर होगी तो आपको वो आना चाहिए। मैंने टेबल आपको दे दी है। क्लियर? Now study the given estimates for the construction of proposed hospital building and identify the estimate that does not belong to the category of preliminary estimate. आपको क्या पढ़ना है? देखो मैं बताता हूं। हॉस्पिटल बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने के लिए ये एस्टिमेट्स दिए हुए हैं। आप बताइए इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के साथ बिलोंग नहीं करता? पहली बात तो नॉट बताना है, नॉट बताना है किससे बिलोंग ना करे? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में ना आए। अब सर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है? आपने हमें बताया था प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, यहां लिखता हूं मैं कि ये एक टाइप का रफ एस्टिमेट है। रफ आपने बताया था, आपने बताया था इसको एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं। आपने बताया था इसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलते हैं। ओके सर, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलते हैं। अब ऐसा एस्टिमेट जिसमें रफ वैल्यूज की अगर बात की जाए, रफली अगर बताना हो तो उस एस्टिमेट को बोलते हैं क्या? रफ, एब्स्ट्रैक्ट, अप्रोक्सीमेट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ये कहाँ यूज होता है सर? आपने बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर सैंक्शन कराना है, सैंक्शन कराना है तब आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में क्या क्या यूज नहीं होगा वो बताना है। सर आपने एक चीज और बताई थी, प्लिंथ एरिया मेथड इसमें यूज करते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड इसमें यूज करते हैं। ओके, सर्विस यूनिट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड या और यूनिट रेट मेथड यूज करते हैं, यूनिट रेट मेथड यूज करते हैं। ओके, आपने बताया था क्यूबिकल कंटेंट मेथड यूज करते हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड यूज करते हैं। आपने बताया था टिपिकल बे मेथड यूज होता है, टिपिकल बे मेथड यूज होता है। ये सब मेथड्स आपने बताई थी। क्लियर?
कॉस्ट कंपैरिजन मेथड भी बताया था आपने, ठीक है, कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल और लेबर ये मेथड भी बताई थी, किसमें, अप्रोक्सीमेट मेथड में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब आप निकाल रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए। तो ये सब, तो अब बताओ, एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल एंड लेंथ ऑफ वॉल्स ऑफ हॉस्पिटल। अब बताओ लेंथ ऑफ वॉल और क्या, लेंथ ऑफ वॉल ऑफ हॉस्पिटल की जो रेट पर यूनिट उस पर बेस्ड एस्टिमेट कौन सा होगा, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करके हमने एक एस्टिमेट बनाया जो था क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो इसमें तो इस पहले वाले में तो सर यूज हो रहा है क्या, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हो रहा है, क्योंकि लेंथ में और उसके पैसे उस पर यूनिट लेंथ में जो पैसा लग रहा है उसको यूज तो हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड में करते हैं, ठीक है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर बेड एंड नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पे जो डिजाइन होगा, रेट ऑफ बेड मतलब सर्विस यूनिट मेथड में ये सब आ जाएगा क्या, हाँ सर ये तो सर्विस यूनिट मेथड में आ जाएगा, ओके, तो ये बात भी सही लिखी हुई है, ठीक है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया यूनिट, तो प्लिंथ एरिया मेथड के बेसिस पर ये भी आ गया, तो ये बात भी सही लिखी है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ ईच आइटम ऑफ द वर्क इन द बिल्डिंग एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट रेट्स, मतलब ये किसकी बात कर दी इसने, आइटम रेट एस्टिमेट की बात कर दी, आइटम रेट एस्टिमेट की बात कर दी। और ये कौन सा एस्टिमेट है, ये दूसरा नाम है डिटेल्ड एस्टिमेट का, आइटम रेट एस्टिमेट डिटेल्ड एस्टिमेट का दूसरा नाम है। सो ये ऑप्शन होता है गलत, लेकिन नॉट पूछा था तो हमारा आंसर भी डी ही हो जाएगा, डी फॉर डॉग इज अ रियल आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मेज्ड pair from the following based on the unit of measurement used for the estimation of different items of work। unit of measurement का फिर से सवाल पूछ रहा है, करेक्ट पेयर बताओ। स्टोन स्लैब इन रूफ, रूफ पे जब स्टोन की स्लैब डालोगे उसकी थिकनेस स्पेसिफाई होगी क्या, हाँ सर थिकनेस स्पेसिफाई होगी। और आपने बताया था जब भी थिकनेस स्पेसिफाई होती है तो उसको क्या बोला जाएगा, मीटर स्क्वायर में मेजर होगा, तो ये तो सही लिखा है सर। कटिंग ऑफ ट्रीज टन्स में मेजर नहीं होता, नंबर में मेजर होता है। एक चीज और आती है, सॉइंग ऑफ टिम्बर, सॉइंग, ये कैसा सॉइंग है, रुको, एक चीज और आती है क्या, क्या एक चीज और आती है सर, सॉइंग ऑफ टिम्बर, मतलब टिम्बर का काटना, टिम्बर लकड़ी का जो गत्ता है वो मेजर होता है सर मीटर स्क्वायर में, तो कंफ्यूज मत होना। कटिंग ऑफ ट्रीज नंबर में मेजर होता है, इन्होंने लिखा था टन, तो ये स्टेटमेंट गलत। लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन क्यूबिक मीटर में होगा, क्यूबिक मीटर में क्या, अर्थ वर्क सर, अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीटिंग हो गया, कंक्रीटिंग हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, कुछ चीजें छोड़ के, पार्टीशन वॉल वगैरह छोड़ के ब्रिक वर्क हो गया, उसके बाद स्टोन वर्क हो गया, स्टोन वर्क हो गया, ओके, वुड वर्क हो गया, वुड वर्क में भी बहुत कुछ चीजें छोड़ दोगे, ये सब किस में आ जाता है सर, इसमें ये सब आ जाता है क्यूबिक मीटर्स में। क्लियर, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो 1 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब क्या चीज कैसे मेजर होती है फिर से लिख के बता दिया, याद रखना ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में टीसीएस ने, स्टेट सर्विस ने, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज ने कहीं ना कहीं पूछे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर से लिख लेना अगर नहीं लिखा हो, भाई बार बार इसलिए दे रहा हूं रिवीजन यही हो जाए, टाइम वेस्ट करने नहीं है, इसी क्लास में सब पढ़ के जाओ, छोटा सा सब्जेक्ट है, बार बार थोड़ी ना पढ़ोगे, यही सब पढ़ लो, खत्म करो खत्म करो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फेचेस अ मंथली ग्रॉस रेंट ऑफ 6000 रुपए। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें से 6000 रुपए महीना ग्रॉस रेंट आता है, तो ईयरली रेंट क्या हो जाएगा सर, ईयरली रेंट हो जाएगा 6000 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 72,000 रुपए ईयरली रेंट आता है, ठीक है सर। एंड एनुअल रेंट आपने निकाल लिया, और एंड एनुअल आउटगोइंग्स इन द फ्रंट ऑफ टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड अदर कंटिजेंसीज 12,000 रुपए। तो ईयरली आपका आउटगोइंग्स क्या है सर, ईयरली आउटगोइंग्स आपकी हो जाएंगी, ईयरली आउटगोइंग्स हो जाएंगी आपकी 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, मतलब इतना कमाया इतना गवा दिया, तो नेट इनकम सर आपकी कितनी हो जाएगी, नेट इनकम आपकी हो जाएगी, नेट
इनकम हो जाएगी आपकी 72,000, मतलब ग्रॉस इनकम माइनस आउट गोइंग्स विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60,000 रुपए। ठीक है सर, ये बात भी समझ आती है। क्या पूछ रहा है? द कॉस्ट ऑफ लैंड कम्स टू बी 2 लाख रुपए, मतलब कॉस्ट ऑफ लैंड उनने निकाल के रखी है 2 लाख रुपए, इतना जमीन खरीदने में पैसा लगा है। क्लियर है? ओके। एस्टिमेट द टोटल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑन अ ईयरली बेसिस, एज्यूम द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई की वैल्यू दे रखी है, कितनी? आई की वैल्यू दे रखी है 6%। तो आप बताइए क्या होगा? तो देखो, आपको टोटल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो टोटल वैल्यू होता क्या है? टोटल वैल्यू होता है सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू या कैपिटल वैल्यू बोल दो, प्लस प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड दे रखा है, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी तो बन जाएगा। अब कैपिटलाइज वैल्यू निकालना तो कई बार सिखा दिया है, कितनी बार सिखाऊं? क्या कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है नेट इनकम, नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेज। क्या? ईयर्स परचेज। तो नेट इनकम कितनी है सर? 72,000 रुपए इंटू ईयर्स परचेज, सॉरी 72 नहीं 60,000। नेट इनकम कितनी है सर? 60,000 रुपए इंटू ईयर्स परचेज 100 अपॉन आई होता है, तो आई दिया है 6, आपने बताया था। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? निकालो। 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगी 10 लाख। कितना? 10 लाख। ये हो जाएगा 10 लाख रुपए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? देखो 10 लाख प्लस कितना है कॉस्ट ऑफ लैंड? 2 लाख रुपए, 2 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख रुपए। क्लियर? 12 लाख रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आपको मैंने बताया था कि कैपिटलाइज वैल्यू होती है नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेज। ईयर परचेज होता है 100 अपॉन आई, ईयर परचेज क्या होता है? 100 अपॉन आई होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर सिंकिंग फंड भी साथ, सिंकिंग फंड में जो इंटरेस्ट लगता है वो भी दे देता तो ईयर्स परचेज क्या हो जाता? देखो एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्या ईयर परचेज फिर हो जाता 100 अपॉन एस प्लस आई, जो सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट है प्लस आई हो जाता किसमें? जो आई इंटरेस्ट दिया रहता है वो। तो ये ऐसे निकालो ईयर्स परचेज, अदरवाइज 100 अपॉन आई से निकाल के आपने आंसर निकाल दिया। चलो आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है? कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। एनुअल डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एनुअल डेप्रिसिएशन पूछ रहा है प्रॉपर्टी का, हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज 2,30,000 रुपए। तो एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ जब ओरिजिनल कॉस्ट है 2,30,000 नहीं, 23 लाख रुपए। ठीक है। कंसिडर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी, इसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,30,000 रुपए। इसकी स्क्रैप वैल्यू 20,30,000 है। आफ्टर 30 ईयर्स यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने को बोल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से सवाल क्या बोल रहा है? इधर आपसे पूछ रहा है डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ और डिजाइन लाइफ। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है आपके पास? 23, ये कैसा, देखो 23 लाख दिया हुआ है, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 और 2 6। क्लियर? माइनस माइनस 2030000 डिवाइडेड बाय 30। सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आएगा? उठाओ कैलसी। 2030000 ओके, डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 90,000। कितना आ गया? 90,000 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। सो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो आपको फॉर्मूला पता है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं सारे पता होने चाहिए। चलो मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्या काम बढ़ जाता है? जैसे अब एनुअल स्ट्रेट लाइन मेथड का सवाल आ गया डेप्रिसिएशन, आपका दिमाग चलने लगना चाहिए कि इससे रिलेटेड और कौन से फॉर्मूले हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, आपकी कॉपी में वो नोट डाउन होने चाहिए एक जगह। ऐसे ही पढ़ाई करनी है अपन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट 78. If the amount of annuity begins at some future date after a number of years, it is known as। वो बोल रहा है कुछ समय के बाद अगर एन्युटी
अमाउंट ऑफ एन्युटी बन रही है तो उसको क्या बोलोगे? एक समय हुआ, उसके बाद इनकम जनरेट हुई, या आपको पैसा देना हुआ, तो वो क्या होगा? फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, आपने क्या किया, अभी तक एक टाइम के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहती है वो एक्टिव होगी। जैसे LIC प्रीमियम आप कराते हो, कुछ समय तक आप भरते जाओगे, एक समय के बाद एन्युटी आपको मिलती जाएगी। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा? डिफर्ड एन्युटी। कौन सी एन्युटी कहलाती है? डिफर्ड एन्युटी। ठीक है। एक होता है एन्युटी सर्टेन, मतलब एक सर्टेनिटी है, इतना पैसा आपको देना है हर साल के अंत में। एन्युटी सर्टेन। एन्युटी ड्यू क्या है? आपकी जो भरना है वो पैसा ड्यू है, एन्युटी ड्यू हो गया। परपेचुअल एन्युटी क्या हो जाएगा? परपेचुअल एन्युटी मतलब कैसे समझो आप, कि इनफाइनाइट टाइम तक आपको पैसा मिलेगा, मतलब मरणोपरांत तक भी पैसा मिलता जाता है। कैसे? आपने देखा कि किसी बुक की रॉयल्टी है, आपने किताब लिख दी, उसकी रॉयल्टी मिलना है। एग्जाम्पल लिख लो इधर, एग्जाम्पल रॉयल्टी ऑफ अ बुक, उस बुक पर रॉयल्टी मिलना है। ठीक है। या फिर पेंशन, पेंशन किसी को मिलती है, जब तक मर नहीं जाता तब तक मिलती जाती है, और वो व्यक्ति अगर खत्म भी हो गया तो उसकी वाइफ को आधी पेंशन मिलती जाती है। तो पेंशन क्या है? ये भी क्या है? आपकी परपेचुअल एन्युटी। यहाँ पर एग्जांपल लिख दो, LIC पॉलिसीज लिख दो, LIC क्या, किसी भी बैंक की पॉलिसीज लिख दो, या फिर इंश्योरेंस लिख दो। ये सब क्या हो जाएंगे? डिफर्ड एन्युटी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए, ये सारी टाइप की एन्युटी मैंने लिख के दे दी है, एक बार रीडिंग मार लेना। रीडिंग करना जरूर, क्योंकि आपको सवाल अगर डिफर्ड से पूछ दिया है तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ओके। नाउ अभी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 79, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सपांसन जॉइंट इज। यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्सपांसन जॉइंट के लिए कौन सा होगा? एक्सपांसन जॉइंट क्या है? एक टाइप की डायमेंशन है, तो डायमेंशन हमेशा मीटर में, रनिंग मीटर में मेजर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ना जाने कितने सवाल मैं करा चुका हूं। जो भी डिफर्ड चीज आती है, डिफरेंट चीज आती है, वो मैं उसको क्या करता हूं, उसको मैं लेके आ जाता हूं। ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में नहीं, मतलब सोच पाना चाहिए, कैसे सोच पा रहे हो कि किस चीज को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 आज का लास्ट सवाल क्या कह रहा है? इन अ बार बेंडिंग शेड्यूल द लेंथ ऑफ बेंट अ बार इज कैलकुलेटेड यूजिंग। किस चीज को कैलकुलेट करके? मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल में क्या करते हो? बार को बेंड करना है आपको। ये बार थी, आपने ऐसे बेंड कर दिया और बेंड कर देते हो, तो वो बोल रहा है जो बेंट अप लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। ओके। ये वाली लेंथ आप कैसे मेजर करोगे? तो आपको पता है कि ये जो एंगल रहता है उसका, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री पर बेंड किया, तो उस हिसाब से ये लेंथ निकालोगे। कैसे यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगी आपकी लेंथ। अब यहाँ बार बेंडिंग शेड्यूल में एक चीज और, बेंट अप बार जब आप करते हो, अगर 30 डिग्री बेंड कर रहे हो, तो आपका जो लेंथ कितनी इंक्रीज होगी? एक साइड से लेंथ कितनी इंक्रीज होगी? 0.27 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। अगर 45 डिग्री कर रहे हो तो 0.42 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। और क्या बोल रहा है? अगर 60 डिग्री कर रहे हो तो 0.57 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। और अगर आप 90 डिग्री कर रहे हो तो 0.89 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। ये एक साइड से आपको इसकी इंक्रीज कर देते हो आप लेंथ। ठीक है। लेंथ इंक्रीज कर देते हो। डी क्या है? डी लिख लो भाई, इफेक्टिव डेप्थ है, नहीं तो डायामीटर समझो। क्या है? इफेक्टिव डेप्थ है। ये भी आपको सवाल रिवाइज करा दिया है, बता दिया। क्लियर? चलिए, यहाँ पे होता है हमारा सेशन समाप्त। आप रिवाइज करना, चीजें लिख लेना और याद करना। उसको बार बार पढ़ोगे ना तो याद रह जाएंगी चीजें। ठीक है। एस्टिमेशन बहुत छोटा सा है, यहीं पर हम सब कवर करके जाएंगे, सब कुछ यहीं पर सीख के जाएंगे हम। ठीक है। आज 80 सवाल करा दिए। आपको सवाल A to Z याद हो जानी चाहिए कि किस में तो क्या आंसर है, इतनी बार कर लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। ओके। नाउ अगर वो बच्चे जो कहते हैं कि सर हम अभी अभी पास आउट हुए हैं, फ्रेशर हैं, तो हम कैसे तैयारी करें, तो उनके लिए मैं कहूंगा आप सिविल इंजीनियरिंग सीखो। सिविल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग हमारे विजय बैच में आपको मिल जाएगी। विजय बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें पूरा पूरा कोर्स हमने कराया हुआ है। SSC JEE 2024 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बैच 1 ज्वाइन करिए। अगर प्रहार बैच हमारी चैनल पर लॉन्च है MPPSC AE के लिए। तेजस बैच लॉन्च है RRB JEE की जो तैयारी कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल जो पढ़ना चाहते हैं, तो नॉन टेक महापैक लॉन्च है। अगर डिटेल्ड में पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास टारगेट बैच लॉन्च किया गया है, आप डिटेल में भी
पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो देखो फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च किया जिसमें पूरा क्रैश कोर्स पढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्रैश कोर्स हमने पूरा पढ़ा दिया गया। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो क्वेश्चंस लगाने के लिए अभ्यास बैच जेई वालों के लिए, इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस, 8000 प्लस क्वेश्चंस अभ्यास प्लस बैच में मिलेगा। ये अभ्यास प्लस बैच है जिसमें आपको एई जेई के दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा, क्योंकि टीसीएस के पैटर्न को हमने फॉलो किया। हमने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस और गेट ईएससी के डायरेक्ट सवाल है जो आजकल फेवरेट हो गए हैं टीसीएस और स्टेट लेवल सर्विसेज में, उनको लेकर ये सीरीज बनाई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको एक सब्जेक्ट में वीक है, आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो आप क्या करो, उसको भी आप एक सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हो। तो हमारे चैनल पर आपको फायदा है कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके एग्जाम में जा सकते हो। ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब आपको एसी प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा। एसी प्लस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट में डाउट्स पूछे और जो चीज़ें आप हमसे जानना चाहते हैं या क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं उस सब के बारे में आप पूछिए। क्लियर? सो रिवीजन करना, रिवाइज करके आना, अदरवाइज यू आर नॉट एट ऑल वेलकम। So this is Abhishek Srivastava signing with this session. Take care. Goodbye.